नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खासतौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां आपको हर विषय की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाके अन्य सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। तो चलिए, हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भूगोलीय प्रतिच्छेद के बारे में। यदि आपने पहले ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां आप इस 10th चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसकी पहली क्लास से इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए और साथ में कॉपी पेन लेके देखिए। आपको पढ़ना है तो कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ने का मूड नहीं है तो आराम से वीडियो छोड़िए और आराम से सोइए घर जाकर। ठीक है, मेरा यही मानना है कि बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोलीय प्रतिच्छेद के बारे में कि हम भूगोलीय विशेषता जैसे पर्वत पठार इनकी अगर हम ऊंचाई मापते हैं ना तो वो मापते हैं समुद्र तल से। अब बच्चे है तो ये क्लास मैथ की, लेकिन अगर आपका टॉपिक आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा कि हम समुद्र तल से क्यों मापते हैं। क्योंकि जैसे समुद्र तल है ना आपका पूरी पृथ्वी पे, वो उसका बिल्कुल एक जैसा है। सभी समुद्र तल क्या है, आपस में मिले हुए हैं। क्या है, आपस में मिले हुए हैं और हर जगह जो समुद्र तल की जो हाइट है, आपका लेवल है, वो क्या मिलेगा, बिल्कुल बराबर मिलेगा। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हर चीज की जो ऊंचाई है वो कहां से मापते हैं, समुद्र तल से। क्योंकि समुद्र तल का जो लेवल है पूरे विश्व में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। कैसे, मैं बताता हूं आपको भी। क्योंकि सारे समुद्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये बात आप याद रखना। अगर आप एग्जाम्पल देखें कि कैसे चीज ये घटित हो रही है तो ये देखिए भाई, आपका ये कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, कोई चीज यहाँ पर रखी हुई है और कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है। यदि मैं इनको पानी अगर यहाँ हो ना, और ये समुद्र है भी, आपका क्या है, समुद्र है जो पूरे विश्व में है। क्या है, पूरे विश्व में जो समुद्र फैला हुआ है इस प्रकार से मिला हुआ। अब देखिए, जो समुद्र का इस चीज की हाइट आपकी यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेकिन जो ये समुद्र का लेवल है ना ये पूरे विश्व में क्या है, एक लेवल का। इसलिए हम कोई भी जो हाइट मापते हैं किसी भी प्राकृतिक चीज की, या फिर हमें जो एक्चुअल हाइट बतानी, किसी से बाहर की चीज से कोई कंपेरिजन करना है तो हम समुद्र तल से हाइट उसकी मापते हैं। आगे बात समझ, ये चीज हमने यहाँ से इतने बना दी है, 10 मीटर बना दी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको यहाँ से ही बना दी, आपकी 5 मीटर बना दी इसकी हाइट। तो इस समुद्र तल से इसकी हाइट मापेंगे ना, तभी इनका कंपैरिजन सही तरीके से हो जाएगा कि समुद्र तल से कितने ऊंचे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ऐसे ही आपको क्या है, ठीक है, जो समुद्र तल है उसकी हम जीरो हाइट मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो। उसके नीचे जाएगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, उसके ऊपर अगर होगा तो हम पॉजिटिव इसको मानेंगे भी। तो ऐसे ही आपको दे रखा है कि आपको ए बी सी डी ई एफ जी है ये पॉइंट, आपको समझ सर इसमें किसकी आइटम लिखे, तो आपके नीचे एक डायग्राम दे रखा है। तो ये देखिए आपकी भी ये हाइट आपको दे रखी है अलग अलग पॉइंट की, जो आपको साफ हो जाएगी अभी भी। तो ये आपकी जीरो है। ए पॉइंट की देखिए, तो ए पॉइंट आपका क्या है, 1500। कितना है, 1500। आप ऊपर जाके इसको लिख सकते हैं, ऊपर जो टेबल थी ना उसमें आप लिख देना ए की जगह 1500। बी कहाँ है, बी ये रहा सर, -500 भी। क्या है, -500, आपको दिख रहा होगा ये। और आपका डी कहाँ पे, डी यहाँ से लाइन बना के आइए, आपको डॉट डॉट डॉट। अब कहेंगे सर ये बीच से निकल गई, तो आपको देखना कितने पार्ट बांट रखे इसमें, 1 2 3 4 5, मतलब 100 का फर्क है। तो 1000, 1100 और -1200 कितने हो जाएगा, ये -1200। अब आप आ जाइए ई पॉइंट पे, तो ई पॉइंट की लाइन को आप आइए डॉट डॉट करते हुए यहाँ से आएंगे, सर ये कितना है, तो पहली लाइन 1100, अगली लाइन 1200। ये आपका 1200 धनात्मक मतलब प्लस के निशान वाला है। अब आप एफ पे आइए, एफ की लाइन ऐसे खींचते हुए आप लेके आइए, तो ये यहाँ पे जीरो, जीरो का मतलब पहली लाइन आपकी 100 है, दूसरी लाइन 200 है, तीसरी 300, चौथी 400, पांचवी 500। तो ये दूसरी लाइन पे है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -200। कितना, -200। जी पे आ जाइए आप,
तो जे पे आप लेके आएंगे ना तो ऊपर की साइड जीरो से ऊपर, ध्यान रखना जीरो से ऊपर मतलब धनात्मक, ये आपका शो हो जाएगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। आपको ये सारी चीजें लिख देंगे आप ऊपर वाले टेबल में जो आपको दे रखी थी। फिर इसी टेबल के आधार पे भी ठीक है, अब आपसे पूछा है भौगोलिक प्रतिच्छेद क्या होता है, इसी को बोलते हैं भौगोलिक प्रतिच्छेद। कि कोई चीज आपकी ऊपर होती, कोई चीज नीचे होती, तो ये आपका क्या भौगोलिक प्रतिच्छेद है। मतलब जो आपकी प्राकृतिक चीज है, भूमि का स्तर, भाई कहीं पे ऊंचा पहाड़ हो गया, किसी कहीं पे खाई होगी, यही आपका भौगोलिक प्रतिच्छेद कहलाता है अभी। ठीक है, तो मतलब कि हमने क्या किया है कि जैसे पृथ्वी है ना, तो उसका हमने चित्र बना लिया है। क्या बना लिया? चित्र बना लिया है कि वो कहीं पे ऊंचा है। जैसे हमने चित्र बना लिया ना पृथ्वी का, कि यहाँ कोई पहाड़ हो, यहाँ कोई झील हो, तो उसका इस प्रकार का ये जो डायग्राम होता है, इसको हम बोलते हैं भौगोलिक प्रतिच्छेद। तो ये आपका भौगोलिक प्रतिच्छेद दिखाया गया है पृथ्वी के किसी हिस्से का। अब आपसे पूछा है इस भौगोलिक प्रतिच्छेद सबसे उच्चतम बिंदु और सबसे निम्नतम। उच्चतम मतलब सबसे बड़ा, और सबसे गहरा भी। सबसे ऊंचा कौन सा है? तो आप देखेंगे सर, सबसे ऊंचा तो हमें नजर आ रहा है, तो यहां से बता देंगे ना कि ये वाला सबसे ऊंचा है ए बिंदु, और सबसे निम्नतम आपका डी बिंदु है। ए सबसे ऊपर और डी सबसे नीचे है, तो बता देंगे ए और डी। तो यहाँ पे चलिए, आपका सबसे उच्चतम बिंदु क्या था? आपका सबसे उच्चतम बिंदु सर हमारा ए था भी। क्या था? ए था। और सबसे निम्नतम बिंदु आपका डी था भी। निम्नतम डी और ए सबसे उच्चतम मतलब सबसे ऊंचा। क्या बिंदु ए बी जी ऊंचाइयों को अवरोही घटते क्रम में लिख सकते हैं? आप बिंदु की ऊंचाई को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। अब आपको क्या करना है कि सबसे आरोही और अवरोही दोनों में लिखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आपने आरोही लिख लिया चाहे अवरोही लिख लिया, अगर आरोही का उल्टा आप अवरोही होता है और अवरोही का उल्टा आरोही होता है, तो आप एक लिख लेना, दोनों ऑटोमेटिक लिखे जाएंगे। चलो मैं आपको लिखवा देता हूँ आरोही और अवरोही। उससे पहले, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इसकी ऊंचाई कौन सी? समुद्र तल से सबसे ऊंचा हमारा ए पॉइंट था, और ए की ऊंचाई कितनी थी आपकी? 1500 भी। कितना था? ए 1500 था। 1500 मीटर या किलोमीटर करके आपको बता देंगे। भूमि या महासागर तल पर समुद्र तल के सापेक्ष सबसे निम्नतम बिंदु निम्नतम बिंदु क्या है? इस ऊंचाई कितनी है? यह ऊंचाई ऋणात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल भी। सबसे निम्नतम बिंदु आपका डी था। ऊंचाई आप निकाल देंगे। तो आइए एक बार उनको मैं आरोही और अवरोही में आपको और बता देता हूँ ये। ठीक है, ये आपका समुद्र तल है, सबसे निचला बिंदु -1200 भी। कौन सा है? -1200 है भी। ठीक है, सबसे उच्चतम सबसे 1500, और ऊंचाई क्या है? मीटर में। ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अब आपको था आरोही और अवरोही में। आरोही में लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं? आरोही में। आरोही का मतलब पहले आपका छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहले सबसे छोटा देखिए भी, तो सबसे छोटा आपका यहाँ पे लिख दूं मैं -1200 भी। फिर उससे -500, क्या है? -500। फिर उससे -200। फिर आपका 100। 100 के बाद और कोई है क्या? 100 के बाद और नहीं, और आपका फिर है 1200। कितना है? 1200। और 1200 के बाद में सबसे बड़ा आपका लास्ट में 1500। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया? आरोही। यदि इस साइड से आप लिखेंगे तो आरोही में। क्या है? आरोही। अब आपसे पूछे अवरोही, तो आपको इस साइड से लिख देना, ये अवरोही भी। क्या हो जाएगा? अवरोही। आपका 1500, फिर आपका 1200, और फिर आपका 200, फिर आपका 100। मतलब इस साइड से आप लिखेंगे तो ये आपका अवरोही हो जाएगा। कोई डाउट? मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे छोटा आप देखेंगे, आप सबसे छोटा माइनस का होगा। देखो कंपैरिजन करते, प्लस और माइनस के आपके पास दो दो संख्याएं हैं, तो आप प्लस वाले से माइनस वाली छोटी होंगी, तो माइनस वाली तो स्टार्टिंग में आएंगी। अब आप कंफ्यूजन से, माइनस वालियों में भी सबसे छोटी कौन होगी? जो माइनस की है, आपकी घटाकर निशान जिनके आगे है,
ऋणात्मक जिनको बोलते हैं, तो उनमें से माइनस की कौन सी, मैंने आपको माइनस बताया था कि जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा। अगर उनके आगे माइनस दिखा तो कैसे, जैसे -3 और -6 में आपको देखना है कौन सा छोटा है, तो आप, मैंने कहा था कि माइनस लगने के बाद उल्टा, आप याद रखना सीध, -6 छोटा है और -3 बड़ा है, इन दोनों को देखे जाए तो। और आप बता देंगे सर एक और, अगर एक और है तो ये एक बड़ा है इन दोनों से, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं से प्लस का आपका हमेशा बड़ा होता है। ये चीज क्लियर। उसके तापमान पे आ जाइए। आज गर्मी के दिनों में आपने गर्म लहर या फिर सर्दियों में शीत लहर के बारे में सुना होगा, हीट वेव के बारे में सुना होगा। आपको बहुत अधिक गर्मी लगती है, ठंड लगती है, अभी तापमान क्या होगा। अभी सर्दी के दिनों में तापमान ठंडा रहता है। विगत वर्ष में आपके क्षेत्र में गर्मियों का अधिकतम तापमान और सर्दियों का न्यूनतम तापमान क्या अंकित किया गया था, पता लगाइए। तो आपके यहाँ आसपास जो तापमान था ना, उसका आपको बताना कितना था अभी। तो सर्दियों में, गर्मियों में अधिकतम तापमान आप बता देना 48 डिग्री सेल्सियस भी, और सर्दियों का न्यूनतम आपका बता देना 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो ये चीज आपकी हो गई। हम तापमान मापते हैं तो तापमान की इकाई भी बताया गया, जैसे हम दूरी मापते हैं ना, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, उसी प्रकार एक इकाई बताई गई है डिग्री सेल्सियस में। आगे तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री तापमान दर्शा गए। तापमापी क्या होता है, हमने साइंस में पढ़ा, तापमान, तापमापी वो यंत्र होता है तो तापमान को मापता है कि हमारा आसपास का तापमान कितना है। आप जानते हैं कि भारत के कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां कभी-कभी तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। भारत में ऐसे स्थानों का पता लगाइए जहां तापमान सामान्यतः 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। इन स्थानों में क्या समानता है अन्य स्थानों की तुलना में, यहाँ अधिक ठंड क्यों होती है। ये साइंस क्वेश्चन का भी, आपका साइंस का भी क्वेश्चन है, सामाजिक का भी क्वेश्चन है और मैथ में भी दे दिया। क्योंकि जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन स्थानों पर तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। और इसका रीजन लिखेंगे क्यों चला जाता है, क्योंकि वे स्थान ऊंचाई पर हैं। क्या है, ऊंचाई पर हैं। जो स्थान जितना ऊंचाई पे होगा वो उतना ही ठंडा होगा। चीजें क्लियर आपको यहाँ पर। लद्दाख के लेह क्षेत्र में समय अत्यधिक ठंड हो जाती है। नीचे दिए गए सारणी को देखिए, लेह के नवंबर के एक दिन के विभिन्न समयों के तापमान को दर्शाती है। 7 दिन और रात के सही समय में संबंधित तापमान का मिलान कीजिए। तो ये आपका, ये आपको देखा हो गया कि 0 डिग्री से कहाँ नीचे जाता है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, आपका लद्दाख है। क्यों जाता है, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पे है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसलिए वहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ये लद्दाख के क्षेत्र के तापमान दे रखे हैं आपको कि ये तापमान है और ये समय है, और आपको क्या बताना है, नवंबर एक दिन के विभिन्न समयों का तापमान, दिन और रात के सही समय के तापमान का मिलान कीजिए। तो ये आपका तापमान है वे, क्या है, तापमान है। ये सुबह 2 बजे का तापमान है आपका 14 डिग्री सेल्सियस। ये रात का है आपका, ये 2 PM का है, और ये 11 AM का है आपका -4 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये चीज कर सकते हैं आराम से कि आपका दिन का तापमान, ये जो AM है ना आपका, ये रात का ही तापमान 11 PM, और ये 2 PM ये आपका दिन का तापमान है। ये देखिए कि यहाँ दिन में इतना थोड़ी तापमान होगा, दिन में तापमान थोड़ा सा ज्यादा होगा। यही चीज आपको समझाने के लिए मैं यहाँ रुका था भी, ताकि आप इसमें मैच करवा देते हैं सीधा, लेकिन आपको सीधा मैच नहीं करना। सबसे पहले देखिए 2 AM में आपका सबसे कम तापमान होगा भी, क्या होगा, सबसे कम तापमान। तो 2 AM क्या होगा, माइनस का भी, क्या होगा, माइनस का। क्योंकि 2 AM मतलब कि सुबह के आपके 2 बजे हुए हैं, तो वहां सबसे कम तापमान -4 डिग्री। ठीक है, जैसे फिर 2 AM, फिर तापमान धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। 2 AM के बाद आएंगे आपके 11 AM, 11 AM पे -2 होगा। फिर आपके
11 पीएम होंगे, मतलब दिन के 11 बजेंगे, सुबह उठने के बाद जब आपका रिसेस का टाइम होता है उस टाइम 8 डिग्री होगा भी। क्या होगा? 8 डिग्री। और 2 पीएम दोपहर को आपका 14 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा भी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई किस प्रकार से हमने मैच किया कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ना, रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है, 2 AM मतलब रात के 2 बजे में सबसे कम तापमान। फिर आपके 11 AM होंगे, -2 होगा। फिर आपके 11 पीएम होंगे आपके 8 डिग्री, और 2 पीएम मतलब कि दोपहर के बाद आपका तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा भी। ठीक है, तो 10.4 और 10.5 हमारी बचती है। ये हम अगले पार्ट में कवर करेंगे ताकि आपकी सारी चीजें ये कवर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि 2 पार्ट हमने समझ लिए। पार्टों को आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में।